भाई गुड आफ्टरनून। कैसे हालचाल? लवली मंडे आफ्टरनून है। और लास्ट टाइम हमने मैग्नेटिज्म एंड मैटर खत्म किया था। एंड आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का दिन आया है। लेक्चर नंबर 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। ओके, ये चैप्टर आखिर है क्या? नाम बहुत बड़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले द स्टोरी स्टार्टेड इन 1820। हमने चैप्टर 4 की स्टोरी 1820 से चालू की थी। व्हेन ऑर्स्टेड एंड अदर पीपल दे फाउंड आउट दैट अराउंड एनी करंट कैरिंग कंडक्टर अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। इन शॉर्ट, इलेक्ट्रिसिटी में से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करने का आइडिया ऑर्स्टेड, एम्पियर वगैरह इन सब ने हमको बताया। At the same point of time, other people around the world were thinking, is the reverse possible? I mean, is it possible to obtain electricity from magnetic field? अगर इलेक्ट्रिसिटी में से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड में से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी क्या? अब सोचने जाओ तो ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है कि हाँ यार, ये तो बात हमने सोची नहीं। इलेक्ट्रिसिटी में से, इलेक्ट्रिक करंट में से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ तो क्या मैग्नेटिक फील्ड में से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो सकता है? बट वेल, पीपल वुड हैव टेकन कि यार ये कैसी बातें चल रही है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट देयर वर पीपल हु सेड यस, लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट वेदर दिस इज ट्रू, एंड दे सक्सीडेड। एंड तुम बोलोगे सर ऐसा सक्सीड किया तो फिर उससे हमको आज क्या फर्क पड़ रहा है? ये तुम जो भी कुछ देख रहे हो, जनरेटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, ये एसी सिस्टम्स, सब कुछ इसी चीज की देन है। सो वहां से पूरा नया आइडिया शुरू हो रहा है। एंड ये नया चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें कुछ भी करने से पहले हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के दर्शन करेंगे। भाई आप भी करना दर्शन। ये चीज हमने चैप्टर 5 में देखी थी, magnetic flux, or you already know it. So but let me just reiterate the important ideas. Why is it going to be important? This is the superstar. इसकी एंट्री हो गई है पर तुमको पता नहीं ये सुपरस्टार है। ये पूरा चैप्टर इसी एक चीज के दम पे चलने वाला है। सो स्टे विथ मी। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड linked with any area, associated या linked with any area is called magnetic flux. So magnetic flux का simple equation phi m, phi e was electric flux, b bar dot a bar, and that comes out to be b a cos theta. हमने देखा हुआ है, लास्ट लेक्चर में ही आराम से देखा था हमने इसको। सो यू कैन सी, अच्छा थीटा, हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड b bar and area vector a bar. I am sure you already know. Suppose we have this plane area, plane surface है, इसका area vector कैसे होगा? Upwards, perpendicular to the surface. Okay, remember that. So this is what it is. अच्छा, flux is a scalar quantity. Phi m is a scalar, and अगर आपको याद हो, its SI unit is magnetic field is in Tesla, area is in meter square. So Tesla meter square, or better known as Weber. Weber भी देखा था हमने। 1 Weber is 1 Tesla meter square, or you can say 1 Tesla is 1 Weber per meter square. ओके, तो कभी कभी मैग्नेटिक फील्ड अगर टेस्ला की बजाय वेबर पर मीटर स्क्वायर में लिखा हो तो खौफ मत खा जाना क्या है। सो ये है। अच्छा, इफ देयर आर अ नंबर ऑफ एरियाज, इफ देयर आर अ नंबर ऑफ एरियाज एंड अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है उनके साथ, देन टोटल फ्लक्स, total magnetic flux, phi, we call it phi m, is the summation of all small fluxes from I equal to 1 to all the n areas.
So you can call it B1 bar dot DA1 bar, BA2 bar, B2 bar dot D2A bar. So like this, B1 bar dot DA1 bar plus B2 bar dot DA2 bar plus plus BN bar dot. So जितना भी फील्ड इस एरिया के साथ एसोसिएटेड है दोनों का स्केलर प्रोडक्ट ले लूंगा, एंड फॉर अ नंबर ऑफ एरियाज दिस वुड बिकम 5 इज इंटीग्रल बी बार डॉट डी ए बार ओवर ऑल द एरियाज. हमको वैसे खास यूज करने को नहीं आता, बट फिर भी ये जान लेना अच्छा होता है. सो दो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, मैग्नेटिक फ्लक्स बी बार डॉट ए बार विच इज बी ए कॉस थीटा, एंड टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इफ देयर आर नंबर ऑफ एरियाज इंटीग्रल बी बार डॉट डी ए बार. ओके, अब थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाओ और अपने माइंड में सिर्फ ये सोचो कि ये नया चैप्टर जो शुरू हुआ है ये क्या नया लेके आया, क्या नया है, क्या नवीनता है. और नवीनता ही नहीं, आपको मैजिक दिखाऊंगा मैं. यू बिलीव इन मैजिक? नो, आई डू. पुराने एज में मैजिक कहते थे, आजकल की एज में उसको साइंस कहते हैं. सो अगर आप मैजिक देखना चाहते हैं तो साइंस की जानकारी बहुत जरूरी है. मैजिक एंजॉय करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी बहुत जरूरी है. एंड इस साइंस के एक बहुत बड़े जादूगर के साथ इंट्रोडक्शन कराने जा रहा हूं, माइकल फैराडे. नाम तो सुना होगा, चाहे आपने शाहरुख खान का नाम सुना हो ना सुना हो, माइकल फैराडे का नाम तो जरूर सुना होगा. 3 एक्सपेरिमेंट फैराडे ने की, और ये सारी एक्सपेरिमेंट एक ही चीज के पीछे थी कि इज इट पॉसिबल टू ऑब्टेन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड. लेट अस सी वेदर ही सक्सीड्स और नॉट. एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एंड बी रेडी फॉर मैजिक है पीपल. फैराडे ने एक कॉइल ली एंड कॉइल मतलब रिंग, मतलब कुछ टर्न्स वाली रिंग. आई एम ट्राइंग टू मेक अ गुड रिंग, एंड उसके साथ एक गैल्वानोमीटर एसोसिएट किया. सो दिस इज अ रिंग, दिस इज अ कॉइल, यू कैन से एन टर्न्स, एंड एक गैल्वानोमीटर रखा है इसके साथ, एंड ये रहा एक मैग्नेट. This is the experimental arrangement. So this is the coil which is connected with the galvanometer, and this is the magnet. Now फिलहाल सब कुछ साइलेंट है, कोई दिक्कत नहीं है. जैसे ही सपोज ये नॉर्थ है, साउथ है, मैजिक देखिएगा. जैसे ही आई स्टार्ट ब्रिंगिंग द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट नियर टू द कॉइल, टू माय अटर सरप्राइज द गैल्वेनोमीटर स्टार्ट्स शोइंग डिफ्लेक्शन. जब तक यहां स्टेशनरी था तब तक कोई डिफ्लेक्शन नहीं था गैल्वेनोमीटर में. एज आई स्टार्ट ब्रिंगिंग इट टुवर्ड्स द कॉइल, द गैल्वेनोमीटर स्टार्ट्स गिविंग डिफ्लेक्शन. चलते चलते जैसे ही मैं रुक जाता हूं, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन हो जाता है 0. पीछे जाता हूं, गैल्वेनोमीटर स्टार्ट्स गिविंग डिफ्लेक्शन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. सो ये ऐसा है, फिर टॉ टॉ, ये मेरा हाथ नहीं हिल रहा है, ये नीडल हिल रही है, ये फड़फड़ाता हुआ डिफ्लेक्शन होता है. और जैसे ही तुम लेके जा रहे हो और रुक जाते हो, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन हो गया 0. जैसे ही वापस आते हो, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन दूसरी डायरेक्शन में. सो गैल्वेनोमीटर की तरफ मैं कॉइल की तरफ मैग्नेट लाऊं या ले जाऊं, दूर ले जाऊं, गैल्वेनोमीटर स्टार्ट्स शोइंग डिफ्लेक्शन. अगर मैं नॉर्थ यहां लेके गया, डिफ्लेक्शन उस तरफ आया. नॉर्थ दूर लेके जाता हूं, डिफ्लेक्शन उस तरफ आता है. साउथ लेके आया उस तरफ, गैल्वेनोमीटर ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन. साउथ दूर लेके गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन. डज इट स्ट्राइक यू एज स्ट्रेंज? अच्छा, स्ट्रेंज क्या है इसमें? अच्छा, पहले ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं. व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट is brought towards the coil, इसको कोयल नाम दे देता हूं. coil,
The gal shows deflection. When magnet is stopped, the deflection becomes zero. And when magnet is taken away, when north pole is taken away, the galvanometer shows deflection in the opposite direction. I'm sure you remember galvanometer was such a meter जिसमें बीच में जीरो हुआ करता था. ये मैंने ऐसा गैल्वेनोमीटर लिया, बीच में जीरो, दोनों तरफ डिफ्लेक्शन पॉसिबल है. आपको ये ऑड नहीं लगता? तो सर इसमें क्या ऑड है सर? और तो कुछ है ही नहीं, सब ठीक तो है. सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, डू यू अग्री गैल्वेनोमीटर इज शोइंग डिफ्लेक्शन? गैल्वेनोमीटर कब डिफ्लेक्शन शो करता है? When current flows in the circuit. बराबर? What is a galvanometer? It is an instrument which is used to detect currents. तो if galvanometer is showing deflection, इसका मतलब current flow हो रहा है कॉइल में कहीं तो भी. पर $1,000,000 क्वेश्चन, करंट फ्लो हो रहा है, बैटरी किधर है? बैटरी तो है ही नहीं. सो द स्ट्रेंजेस्ट थिंग इज दैट इसमें करंट फ्लो हो रहा है, चाहे ऐसे या ऐसे, कैसे भी. दिस करंट इज फ्लोइंग विदाउट बैटरी, विदाउट सोर्स. आज तक तुमने हमेशा यही देखा है कि ये बैटरी है, ये रेजिस्टर है, एंड मैं तुमसे कहूं करंट फ्लो हो रहा है, यू आर नॉट सरप्राइज, बिकॉज बैटरी है. बैटरी के पॉजिटिव में से करंट निकल रहा है, रेजिस्टर में थ्रू जा रहा है और नेगेटिव में वापस आ रहा है. ये सोर्स है. कोई पूछेगा करंट कहां से आया? ये है ना बैटरी, सोर्स है. तो यहां पे वही सवाल मैं तुमसे पूछ रहा हूं. ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, मतलब करंट है. अगर करंट है, बैटरी कहां है? तुम ढूंढोगे, बोले सर बैटरी तो है ही नहीं. और फिर तुमको अंदाजा आएगा कि सर ये बगैर बैटरी के करंट पैदा हो गया यार, ये पहली बार लाइफ में देखा. बगैर मां के बच्चा नहीं होता. लॉजिक, बेसिक बायोलॉजी आपने सीखा, बगैर मां के बच्चा नहीं होता. और अगर बच्चा हो जाता है तो इसका मतलब है भगवान है वो. अपने शास्त्रों में तो यही लिखा है. तो ये करंट भी बगैर सोर्स के आया है. Such current which is developed without any source is called induced current. So this current, ये करंट पैदा नहीं हुआ, ये करंट प्रकट हुआ है. You understand the difference between पैदा होना एंड प्रकट होना? मैं और आप पैदा हुए, शंकर भगवान प्रकट हुए. शंकर भगवान, अभी तुम्हारे बर्थ सर्टिफिकेट में तुम्हारे पिताजी का नाम लिखा होगा, माताजी का नाम लिखा होगा, डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा. किसी ने भोलेनाथ का बर्थ सर्टिफिकेट देखा? मैंने देखा. फादर्स नेम अननोन, मदर्स नेम नॉट एप्लीकेबल, डेट ऑफ बर्थ नॉट नोन. सो शंकर भगवान पैदा नहीं हुए, वो प्रकट हुए अचानक, वन फाइन डे, बूम, इज देयर. सिमिलरली ये बगैर बैटरी के करंट आ गया, बूम. सच करंट, दिस करंट, ऐसे ब्लू में लिखेंगे, दिस करंट which is produced without any source is called induced current. And current तभी flow होता है जब potential difference होता है. And this EMF due to the current is called induced EMF. चमत्कारों से अभी पेट मत भरना, अभी दो और चमत्कार पेंडिंग है. एकदम इसका कारण भी बताऊंगा. मैजिशियन वो होता है जो ट्रिक दिखाता है और उसके बाद उसका रीजन भी बताता है कि कैसे हुआ, तो ये भी बताऊंगा कैसे हुआ. बट राइट नाउ जस्ट सोक इनटू दिस मिरेकल दैट मैग्नेट लाता हूं, कुछ होता है और करंट पैदा हो जाता है.
अनबिलीवेबल है। पहली बार मैंने जब देखा इट वाज लाइक लव एट फर्स्ट साइट। माय गॉड, ये क्या हो गया यार, ये तो एकदम लवली, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ओके, आप देख रहे हैं, एक बार देख लीजिए इसको। सो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। फिर से एक बार एक्सपेरिमेंट बता दूं कि मैं नॉर्थ ले जाता हूं, जैसे ही मैं ले जाता हूं गैल्वेनोमीटर स्टार्ट्स गिविंग डिफ्लेक्शन। द मोमेंट आई स्टॉप इट, डिफ्लेक्शन बिकम 0। मैं पीछे ले आता हूं, गैल्वेनोमीटर गिव डिफ्लेक्शन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। दिस वाज द आइडिया। तो ये जो करंट पैदा हो रहा है इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। अब सेकंड क्वेश्चन आपका ये होगा कि सर हर बार ये इंड्यूस्ड करंट के लिए क्या मैग्नेट का होना जरूरी है? नहीं, फैराडे के मन में भी यही आया था कि क्या हर बार मैग्नेट का होना जरूरी है। और दूसरी एक्सपेरिमेंट ये बात को आंसर करती है कि नहीं, जरूरी नहीं है, हम मैग्नेट के बगैर भी ये गैल्वेनोमीटर को डिफ्लेक्शन मरवा सकते हैं। कैसे? तो बोले ऐसे, ऐसे, ऐसे। इस बार एक से भले 2 कॉइल ले रहा हूं। ये कॉइल का डायग्राम ना इंडुस चंटुस हो रहा है। ये अपना वही कॉइल, इसको हम C1 नाम देते हैं क्योंकि 2 कॉइल होने वाले हैं, तो एक को C1 नाम दे रहे हैं, एक को C2 नाम दे रहे हैं। तो ये C2 नहीं है, C2। आए, मेरे को एक कॉइल का डायग्राम होगा ना, जान निकल जाती। ये C2 और आप देख रहे हैं ये C2 वाले में बैटरी है, बराबर। इन शॉर्ट इस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है मालिक। ओके, फर्स्ट क्लास करंट फ्लो हो रहा है। ओके सर, अब क्या करेंगे इसको? अरे कुछ नहीं करेंगे, सिंपल काम है। देखो, ये C1 है, ये C2 है। C1 में गैल्वेनोमीटर है, C2 में बैटरी है। इन शॉर्ट C2 में करंट फ्लो हो रहा है। फिलहाल दोनों ऐसे रखे हुए, कोई दिक्कत नहीं। C1 C2, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, कुछ नहीं। अब जैसे ही मैं C2 को C1 के करीब लाना शुरू करता हूं, C2 को C1 के करीब लाना शुरू करता हूं, इसका गैल्वेनोमीटर फड़फड़ाने लगता है, टिंग टिंग। जैसे लाते 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 रुक जाता हूं, गैल्वेनोमीटर 0। दूर ले जाता हूं, गैल्वेनोमीटर ऑपोजिट डायरेक्शन में फड़फड़ाने लगता है। रोक देता हूं, गैल्वेनोमीटर 0। सिर्फ इसी को हिलाने से नहीं होगा, इसको भी हिला सकते। ये C1 है, ये C2 है। C1 को करीब ले जाओ, गैल्वेनोमीटर फड़फड़ाए। रोक दो, डिफ्लेक्शन 0। दूर ले जाओ, गैल्वेनोमीटर फड़फड़ाए। तो ये पता चला कि, और अच्छा दूसरी बात, मैं दोनों को करीब ले आऊं तो गैल्वेनोमीटर मस्त फड़फड़ाए। दोनों को दूर ले जाऊं तो गैल्वेनोमीटर ऑपोजिट डायरेक्शन में फड़फड़ाए। There has to be some relative motion between the 2 coils, then the deflection, then the galvanometer will show deflection. The key here is relative motion. So let me write it. When coil C2 is moved towards C1, the galvanometer in C1 shows deflection. When coil C1 is stopped, deflection becomes 0. And when when coil C2 is stopped here, हिला रहे C2 को ना, हाँ, and when C2 is taken away from C1, galvanometer shows deflection in the opposite direction. So the key here is that, वो blue में लिखूंगा key, whenever there is relative motion between the 2 coils, so the key here is relative motion between the 2 coils
the galvanometer shows deflection. पब्लिक रिलेटिव मोशन और मोशन को मिसअंडरस्टैंड कर जाती है कभी कभी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर कहूं कि मैं इन दोनों को करीब लाया, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन मारा, मैं दोनों को दूर ले गया, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन मारा. क्या किसी भी मोशन से ही चलेगा? लोग सोचते हैं हाँ सर, पर ऐसा नहीं है. अगर तुम दोनों को मूव किए पर इस तरह, डू यू थिंक द गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन? नो, बिकॉज भले दोनों ही मोशन में है, पर दोनों की स्पीड सेम होने से देयर इज एक्चुअली नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू कॉइल्स. मैं दोनों को यहां ले जाऊं, या दोनों को यहां ले आऊं, या दोनों को यहां ले जाऊं, या दोनों को यहां ले आऊं, कोई टाइप का डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में दिखाई देगा नहीं, क्योंकि दोनों कॉइल्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन तो हो ही नहीं रहा है. तुम दोनों को करीब लाओ या दोनों को दूर ले जाओ, या फास्ट करीब लाओ या फास्ट दूर ले जाओ, तो डिफ्लेक्शन होगा, नहीं तो गैल्वेनोमीटर में सिर्फ मोशन से कुछ नहीं होता. ऑलराइट, सो द की वर्ड हियर इज रिलेटिव मोशन. ऑल्सो ये बात एक और ऑब्जर्व की गई कि अगर तुम ये C1 को, ये C2 को C1 के करीब लाते हो धीरे धीरे, तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कम कम होगा. पर अगर फास्ट लाते हो तो डिफ्लेक्शन बड़ा हो जाएगा. सो इफ मोशन हैपन्स with more speed, then deflection in the galvanometer is also large. So अगर लाने की स्पीड ज्यादा है तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगी, इन शॉर्ट ज्यादा करंट पैदा होगा. पर अगर तुम स्लोली ले आते हो तो जो करंट है, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है वो छोटा होगा, इंडिकेटिंग करंट भी कम है. सो इसमें भी करंट पैदा हो रहा है, एंड बगैर मैग्नेट के बगैर मैग्नेट के चकाचक. अच्छा, अब कोई तीसरा सवाल ये पूछेगा, क्या हिलाना जरूरी है? डोंट मिसअंडरस्टैंड द क्वेश्चन. क्वेश्चन $1 मिलियन का है कि क्या मुझे C2 को या C1 को हिलाना ही पड़ेगा तभी डिफ्लेक्शन आएगा? फैराडे को भी ये सारी समस्याएं पैदा हुई थी. जैसे बेचारे का कोई एक एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता, somebody would start a different question. You always want to हिलाओ. If I don't want to हिलाओ, will there be deflection in the galvanometer? फैराडे बोला बगैर हिला के भी देख लेते हैं. तो फैराडे का एक्सपेरिमेंट नंबर 3, जिसमें कोई मोशन नहीं है, ना स्लो मोशन ना फास्ट मोशन, नो मोशन. अच्छा, तो सर स्लो मोशन नहीं है, मोशन नहीं है, क्या करोगे? अरे कुछ नहीं करेंगे बेटा, हवा नहीं करेंगे और क्या करेंगे. ध्यान से देखी, थोड़ा सा चेंज है बस, बाकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट वही है. एक नई चीज इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं और कुछ नहीं. वही बैटरी, बट यहां पे एक स्विच रखी है मैंने, की रखी है के. ओके, बाकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं है. C1 भी है जिसमें गैल लगा हुआ है, C2 है जिसमें बैटरी है, बट इस बार बैटरी के साथ की के लगाई हुई है. और इस बार याद रखना, मैं कोई भी टाइप का मोशन करने वाला नहीं हूं. ओके, अब मैं की बंद करता हूं, बराबर. फिलहाल की खुली हुई थी, तो इस सर्किट में कोई करंट, कॉइल में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, कुछ नहीं, डिफ्लेक्शन कुछ भी नहीं था गैल्वेनोमीटर में. नाउ आई पुश द की. डू यू अग्री? इफ आई पुश डाउन द की, सर्किट कंप्लीट हो जाएगी एंड करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, बराबर. बट जिस मोमेंट से मैं की दबाता हूं, उस मोमेंट थोड़ी देर के लिए गैल्वेनोमीटर में फड़फड़ाहट होती है, एंड थोड़ी देर बाद जब स्टेडी स्टेट करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बिकम्स 0. ओके, अब क्या करंट फ्लो हो रहा है,
और की बंद है और इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं। अब मैंने की उठा दी, जैसे मैं की उठा देता हूं मैं देखता हूं थोड़े समय के लिए द गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। आफ्टर सम टाइम अगेन डिफ्लेक्शन बिकम जीरो। तो जब भी की चालू करूं तब डिफ्लेक्शन हो, चालू पोजीशन में थोड़ी देर बाद कोई डिफ्लेक्शन नहीं, की उठा दूं तब डिफ्लेक्शन हो ऑपोजिट डायरेक्शन में, उठाने के थोड़ी देर बाद कोई डिफ्लेक्शन नहीं। मतलब मैं जब भी की प्रेस करता हूं या उठाता हूं आई एम फाइंडिंग सम अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। उसके बाद नहीं, कमाल है साला, ये तो है ही। व्हेन की K is open, no current flows in C2, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, एंड देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल इन C1। ओके, ये बेसिक अरेंजमेंट है। व्हेन की K is pressed, yeah, you can say switched on, then for some time the gal shows deflection. After that deflection becomes zero. Okay. And when key K is opened, then too gal shows deflection in the opposite direction, and after some time the deflection becomes zero. तो अच्छा, जब भी की उठाते हो तभी डिफ्लेक्शन आता है, की बंद करते हो तभी डिफ्लेक्शन आता है, थोड़ी देर बाद कुछ नहीं आता। अब ये तीनों एक्सपेरिमेंट ने एक बात तो क्लियर कर दी है कि गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन मारने का मतलब है सर्किट में इंड्यूस्ड करंट फ्लो हो रहा है। हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ही ये बात जाहिर की थी कि ये करंट बगैर सोर्स के पैदा हो रहा है। भाई इस बैटरी का इस करंट इस गैल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। किसी ने बहुत साल पहले ये भी बोला था, सर कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन होगा इसके साथ। भाई जो भी है, सामने कोई खेल नहीं दिखा रहे कि नीचे से वायर डाला है और इसमें निकाला नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देयर इज नो अपेरेंट कनेक्शन, नो रियल कनेक्शन बिटवीन दीज टू। ये कॉइल अलग है, ये कॉइल अलग है, इस बैटरी का इस गैल के साथ कोई लेना देना नहीं। सो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इंडिकेट्स दैट ईएमएफ एंड करंट इज बीइंग इंड्यूस्ड इन कॉइल C1। आई थिंक अब वक्त आ गया that we find the reason why this happens, and अब जानते हैं रीजन, जानते हैं। अभी थोड़े टाइम पहले ही मैंने आपको मैग्नेटिक फ्लक्स से वाकिफ कराया था। ये सवाल लोगों ने फैराडे से भी पूछा कि why do you think this galvanometer is showing deflection? Okay, we understand, we have seen it that the galvanometer is showing deflection, no doubt, and there is current, yes, no doubt, but ये करंट आ कहां से रहा है? न कोई बैटरी है, न कोई सोर्स है, ये करंट आ कहां से रहा है? कृपया बताएं प्रभु। तो उस समय फैराडे ने अपना पथ प्रदर्शित किया। फैराडे का क्या एक्सप्लेनेशन था इसके बारे में, फैराडेज कंक्लूजन, और एक सुंदर स्टेटमेंट में फैराडे ने सारा भ्रम क्लियर कर दिया हमारा। क्या भ्रम क्लियर कर दिया? जस्ट अ मोमेंट, ही सेड, नाउ दिस इज अ ब्लू कलर्ड स्टेटमेंट, है। ही सेड, फैराडे सेड कि व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil C1 changes, then EMF and current is induced in the coil, and thus galvanometer gives deflection. So the key word here is magnetic flux linked with the coil
चेंजिंग, किसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब एक्सपेरिमेंट 1 का फंडा देख लेते हैं। ये कॉयल था, एंड दिस वाज द मैग्नेट। डू यू अग्री, इस मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक हो रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, बराबर। ये मैंने मैग्नेट पकड़ा है स्टडी, एंड इस मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इज लिंकिंग विद दिस कॉइल C1 ऑल्सो। डोंट फॉरगेट दिस इज C1। फिलहाल न मैग्नेट हिल रहा है न कॉइल, सो डू यू अग्री, जितना मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लगा हुआ है वो कांस्टेंट है। नाउ व्हेन आई स्टार्ट मूविंग द मैग्नेट, you agree I'm taking the magnet towards the coil, so the magnetic field linked with this coil, you agree distance कम होते जा रहा है, फील्ड बढ़ रहा है। फील्ड बढ़ने से फ्लक्स बढ़ रहा है, बिकॉज फाइव इज बी बार डॉट ए बार, या बी ए कॉस थीटा, सो बी इज इंक्रीजिंग, तो फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, एंड whenever flux linked with this coil will change, increase or decrease doesn't matter, then current will be induced in this coil, and hence the reason for the galvanometer to give deflection. And मैं दूर ले जाता हूं, इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड घटता है तो फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होता है तो भी ईएमएफ इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है। और जब मैं लाते रोक देता हूं, डू यू अग्री, वापस अब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गया, एंड कांस्टेंट फील्ड में कोई चेंज नहीं होता फ्लक्स में, एज अ रिजल्ट कोई इंड्यूस्ड करंट नहीं होता। डू यू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है? डू यू अंडरस्टैंड? When this magnet is held steady, the field due to this magnet is linked with the coil, so flux is linked with the coil, no doubt, but this flux is not changing. The moment I start moving the magnet towards the coil, more and more magnetic field will be linked with this coil, because the distance between the magnet and the coil is decreasing, and due to change in magnetic field there will be change in flux, and whenever flux changes EMF is induced. ये पूरे चैप्टर में तुमको एक ही चीज देखना है, कुछ भी हो, क्या किसी तरीके से फ्लक्स चेंज हो रहा है? अगर हो रहा है तो EMF एंड करंट विल बी इंड्यूस्ड, और अगर तो कुछ नहीं होगा। सो लिखा पढ़ी थोड़ी कर लेते हैं। When magnet is held steady, लोगों यही समझ लो ना तो बाकी सब ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एंड हेंस magnetic flux is linked with the coil, which is constant. Now, when magnet is moved towards the coil, the field changes. Hence, the magnetic flux linked with the coil changes, and hence current is induced in the coil. और जैसे तुम दूर ले जाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड घटता है, फ्लक्स भी घटता है, एंड एज अ रिजल्ट उल्टी दिशा में करंट हासिल होता है, करंट इंड्यूस होता है। सो दिस वाज द आइडिया फॉर एक्सपेरिमेंट नंबर 1। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का फंडा आप मेरे को बताओ क्या हुआ होगा। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2, दो कॉइल वाला, दो कॉइल वाले पापा, है कोई जो अटेम्प्ट कर सके इसको आंसर करने का? चिल्लम चिल्ली नहीं करना बस। यस, एनीवन? अरे एक सेकेंड, सारे के सारे बोलेंगे तो सुनेगा कौन?
कोई एक बंदा बोलो। हाँ, रुक पकड़ते किसी को, रुक पकड़ते हैं किसी को। किसको पकड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे? मामैन कुश। आज खुश तो बहुत हो गए तुम। खुश। अबे है कि निकल गया? हाँ, ये लफड़ा रहता ही है। और कौन है? सब है। माहिम तो है। ये सारे सब दूसरे फोनों पे बिजी रहते हैं, पता नहीं क्या है। ओके, चल ध्रुविल तू बता। सर अगर करंट पास होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उससे वो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। अबे मैं क्या इतना समझा और तू क्या बता रहे ना? सर वो मोशन होगा ना, बीच में मोशन तो तू खा ही गया। ये करंट फ्लो हो रहा है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस हो रहा है, वो इसके साथ भी लिंक हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कौन कर रहा है? C2। और किसके साथ लिंक हो रहा है? C1। नाउ द मोमेंट आई स्टार्ट ब्रिंगिंग द कॉइल C2 नियरर, डू यू अग्री? मैग्नेटिक फील्ड एंड दस मैग्नेटिक फ्लक्स linked with coil C1 will change. And whenever magnetic flux linked with the coil changes, galvanometer will show deflection. And not only this, अगर तुम C1 को करीब लाए तो भी इफेक्ट तो वही होगा। C1 को करीब लाए तो मोर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ C2 विल बी लिंक्ड विद C1। एज अ रिजल्ट फ्लक्स तो C1 के साथ ही चेंज होना है। C2 के साथ हमको इंटरेस्ट नहीं है, C1 के साथ फ्लक्स चेंज होना है। एंड एज अ रिजल्ट galvanometer magnetic flux will change and hence galvanometer will show deflection. मैंने आपको खास रिलेटिव मोशन की बात करी थी एक्सपेरिमेंट में। ऐसा रखा, अगर तुम यहां नजदीक लाए फ्लक्स चेंज हुआ, इसको लाए फ्लक्स चेंज हुआ। पर अगर दोनों को साथ में ले गए, कैन यू सी, रिलेटिव मोशन ना होने की वजह से इसका जितना फ्लक्स इसके साथ लिंक है उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तुम दोनों को ऐसे चला रहे हो सेम स्पीड से, तो इसका जितना फ्लक्स इसके साथ लिंक्ड है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एज अ रिजल्ट इसके गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। सेम विद लाइक दिस और लाइक दिस या लाइक दिस या लाइक दिस। ऐसा करने से इसके साथ लिंक हुए फ्लक्स में देयर इज नो चेंज एंड एज अ रिजल्ट नो EMF, नो करंट इज इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल। हाँ, अगर तुम तेजी से लाते हो, तेजी, तो इसके साथ जो फील्ड और फ्लक्स चेंज हो रहा है वो फास्ट चेंज हो रहा है। एंड फास्ट चेंज होगा तो गैल्वेनोमीटर में ज्यादा तेज डिफ्लेक्शन आएगा। सो दिस वाज द एंटायर आइडिया ऑफ दिस होल थिंग कि अगर मैं स्लो लाता हूं फ्लक्स चेंज हो रहा है, नो डाउट, बट स्लोली हो रहा है। एंड स्लोली होने से कम EMF और कम करंट डेवलप होगा। अगर तुम फास्ट ले आते हो तेजी से तो फ्लक्स में चेंज है बट तेजी में चेंज है, फास्ट चेंज है। एंड फास्ट चेंज होने की वजह से EMF और करंट भी ज्यादा डेवलप होगा। ओके, अच्छा, द थर्ड वन इज रियली इंटरेस्टिंग। थर्ड वन में, ले मैंने क्यों उड़ा दिया, थर्ड वन का डायग्राम तो वही था। यू रिमेंबर दैट की वाला एक्सपेरिमेंट? ये C1, ये C2 और ये की। सब कुछ फंडा की के ऊपर था। एंड नाउ दिस विल रिक्वायर अ लिटिल अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड दिस। फिलहाल की खुली हुई है, एंड की खुली हुई है तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है C2 में से, हेंस कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। एंड मैग्नेटिक फील्ड ना होने से इसके साथ कोई फ्लक्स लिंक भी नहीं है। एंड एज अ रिजल्ट कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। जैसे ही की प्रेस करते हो, यू नो, करंट इमीडिएटली मैक्सिमम नहीं हो जाता। व्हेन की इज प्रेस्ड, करंट
starts building up as per I is dq by dt. You know, dq by dt is the equation for current, and utilizing this, current will start building up, and after some time it will reach steady value. If I were to show you graphically, this is time, this is current, ये जीरो पे, अब तुमने की प्रेस किया तो करंट थम फिट ऐसा नहीं हो जाएगा. करंट को मैक्स लेवल तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा. इतने टाइम के लिए, कैन यू सी, इतने टाइम के लिए, डू यू सी करंट इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट from 0 to, let us say, this point A. Do you notice current is changing at every point? It's increasing at every point. As a result, do you agree the magnetic field also linked with this magnetic field will also keep changing? And इस पॉइंट पे आके अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, एंड फ्लक्स चेंज हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर इधर से लेकर इधर तक डिफ्लेक्शन मारता जाएगा. पर जैसे ही वो ए पे पहुंच गया मैक्स वैल्यू, अब मैक्स वैल्यू, अब इसके आगे करंट बढ़ेगा नहीं, करंट कांस्टेंट हो गया. करंट कांस्टेंट हो गया तो इसके द्वारा पैदा हुआ मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट हो गया, एंड मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गया तो इसके साथ लिंक हुआ फ्लक्स भी कांस्टेंट हो गया. नाउ आफ्टर ए, न फील्ड चेंज हो रहा है न फ्लक्स, एंड क्योंकि न फील्ड चेंज हो रहा है न फ्लक्स, अब गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन होना पॉसिबल नहीं है. ऑन दी अदर हैंड, जब मैं की उठा देता हूं, सपोज इस पॉइंट पे, लेट अस से एट पॉइंट बी, मैंने की उठा दी, करंट तुरंत जीरो नहीं हो जाएगा. इट विल टेक, करंट भी गिरेगा एज पर dq by dt, एंड thus यहां से वो डिक्रीज होता जाएगा और पॉइंट सी पे आके करंट कितना हो जाएगा, जीरो. तो बी से लेकर सी तक यू सी करंट इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट. ड्यू टू करंट चेंजिंग इन C2, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो चेंजिंग इन C2. ये मैग्नेटिक फील्ड इन C2 लिंक हो रहा है C1 के साथ, सो फ्लक्स इज ऑल्सो चेंजिंग इन C1. एज अ रिजल्ट डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. जब C पे रीच कर गए, C पे आके करंट कितना हो गया, जीरो. मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, जीरो. फ्लक्स कितना हो गया, जीरो. फ्लक्स हो गया कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं. अब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा. सो फ्रॉम O to A, I changes, so magnetic field B bar changes and flux changes, so there is deflection in the galvanometer. A से B में no current change, so no field change, so no flux change, hence no deflection in the gal. B से C में again current change, field change, flux change, so deflection in the gal. तो मात्र की को डिप्रेस करने या उठाने के कुछ देर तक ही गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई देगा. जब कि पूरी तरह डिप्रेस्ड हो, जैसे ए से बी कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, नो डिफ्लेक्शन विल बी सीन. एंड जबकि पूरी तरह खुली हो, लाइक आफ्टर सी, तब भी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, सो देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर. सो आई थिंक आई हैव लेट इन ऑन द सीक्रेट नाउ कि कोई भी तरीके से if deflection in if magnetic flux linked with the coil changes, then EMF is induced, hence current is induced. So ये important फंडा आप हर जगह लगाओगे कि भाई इसमें ये करने से क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है. अगर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, भूल जाना. पर अगर कुछ करने से फ्लक्स चेंज हो रहा है तो यस, करंट भी इंड्यूस होगा, ईएमएफ भी इंड्यूस होगा. हमको फैराडे ने ही इक्वेशन दिया है इंड्यूस्ड ईएमएफ का.
एंड फैराडेज लॉ से माना जाता है, जाना जाता है इसको। अच्छा, मैंने अब तक जो समझा है वो समझ में आई बात, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, फ्लक्स किसके साथ चेंज हो रहा है किसके साथ नहीं हो रहा है, एनी डाउट्स व्हाटसोएवर कि सर इसके साथ फ्लक्स कैसे चेंज हुआ या इसके साथ कैसे हुआ? नहीं, वी आर ऑल गुड। फैराडे का लॉ, ये हमको इक्वेशन देगा ईएमएफ का। ध्यान से देखिए, द टाइम रेट of change in magnetic flux is equal to the magnitude of induced EMF. In short, जैसे वेलोसिटी एक्सेलरेशन नहीं डिफाइन करते, सेम टू सेम है। इंड्यूस्ड ईएमएफ is equal to change in magnetic flux upon time taken. So if at time t equal to t1 magnetic flux is phi1 and at t equal to t2 magnetic flux is phi2, then we define average induced EMF, ladies and gentlemen, जैसे average velocity, average acceleration करते थे, then average induced EMF is final flux minus initial magnetic flux by magnetic flux upon time taken. That is by average induced EMF का इक्वेशन, एवरेज का ये ब्रैकेट, एप्सिलॉन इज फाइनल फ्लक्स कितना, phi2 minus phi1 over t2 minus t1. You can call it delta phi by delta t. हाँ, इस पॉइंट पे आके मैं आपको एक नई चीज बताना चाहूंगा। सर ये माइनस काय को लगा है? नेगेटिव साइन indicates the direction of induced EMF, which is given by Lenz's law. अब ये लेंस कौन है और उसने क्या लॉ दिया था? लेंस आएगा नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि लेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। जस्ट इमेजिन करो, माइनस साइन रखने का पावर जिसमें है, जो फैराडे नहीं कर पाया, ये लेंस की बदौलत है। तो वो क्या कहना चाह रहे थे और उसका आइडिया ही माइनस का क्या है, वो अगले लेक्चर में देखेंगे, अगले एपिसोड में देखेंगे, पर फिलहाल इसको एक्सेप्ट कर लो। एंड नाउ टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, एवरेज क्वांटिटी से इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी मिल जाएगी। वी गेट इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ एज, ये उतर जाएगा, मैं ये उड़ा रहा हूं, एंड लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो आ जाएगा साथ में। सो एप्सिलॉन इज माइनस लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, एंड यू वेरी वेल नो व्हाट दिस विल इंप्लाई। एप्सिलॉन इज माइनस डी फाई बाय डी टी। आप चाहे तो फाई एम लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे। phi m just indicating magnetic flux, nothing else. Alright, so epsilon is minus delta phi by delta t, and instantaneous EMF epsilon is minus d phi by dt. And if the coil has n turns, तो n यहाँ पे प्रस्थापित कर दूंगा, तो epsilon is minus n d phi by dt. ओके अच्छा, लगे हाथों में करंट का भी, इंड्यूस्ड करंट का भी इक्वेशन देना चाहता हूं। वी नो इंड्यूस्ड करंट, एवरीबॉडी नोज बाय ओम्स लॉ, इंड्यूस्ड करंट I will be epsilon by r, एंड एप्सिलॉन कितना है, तुमको वो लेना है वो ले लो, ये लेना है ये ले लो,
जो लेना है ले लो, बट आई विल बी एप्सिलॉन बाय आर, एंड यू कैन ऑल्सो राइट इट इन टर्म्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एवरेज वाला, या कोई भी आपको जो अच्छा लगे। आपको ये अच्छा लग रहा है वो डेल्टा फाई, ओके नो प्रॉब्लम, बात तो वही है। सो आई इज डेल्टा फाई बाय आर डेल्टा टी। अब कोई बोलेगा सर माइनस साइन कहाँ गया? भाई माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन इंडिकेट करने लगाया जाता है, उसका एक्चुअली कोई मतलब नहीं। इट इज जस्ट अ जेस्चर, it is just something which needs to be noticed. That is the primary reason why we put the minus sign. Here I don't need the minus sign because current is current. Current का minus plus से कोई लेना देना नहीं. So we have neglected negative sign. You can write here. We have neglected negative sign. You will write this in a majority of numericals. आपका EMF का आंसर माइनस आएगा, पर माइनस सिर्फ डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, तो फाइनली यू विल राइट neglecting negative sign and you will write the equation for EMF. Okay. अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, induced charge. Do you know current I is delta Q by delta T? I think we know, don't we? We know current I is delta Q by delta T. If you look at equations 4 and 5, दोनों ही current के हैं, right? So shall I equate 4 and 5? Equating 4 and 5, what do you get? Delta Q by delta T is N, एक आ गया है, छठा करिए, delta phi by R delta T. Oh wow, delta T moves out. So induced charge delta Q is delta phi by R, and for N turns, for N turns, delta Q is N delta phi by R. Well, this equation really tells me that induced charge does not depend on time. Induced charge depends only on change in flux, resistance, and if possible, the number of turns. तो ये equations use करके कुछ numericals करने जा रहे हैं. So stay with me. We are looking at illustration number 2. Open up the books, please. Okay, so we are looking at illustration number 2. That would be page number 208. And let us find out what it says. Okay, illustration 6.2. Let's write down the data first. It says there is a square loop. Square loop, each side 10 centi. Okay, and resistance 0.5 ohm. All right, and is placed vertically in the east-west plane. Okay, uniform east-west plane. A uniform magnetic field of 0.10 Tesla is set up in the plane in the northeast direction. Okay, magnetic field is along northeast. Okay, कहाँ गया? The magnetic field is decreased to 0. अच्छा, this is B1. B2 नया magnetic field कितना है? 0. और कितने टाइम में? In 0.70 second at a steady rate. Determine the magnitudes of induced EMF and induced current during the time interval. और कुछ बोला है? नहीं बोला है. Okay. भाई समझ में आई बात? ना ऐसा कुछ समझ में नहीं आया. ओके, मैं आपको एक डायग्रामेटिकली समझाता हूँ. अच्छा भाई, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये जो तुम्हारा ये है स्क्वायर प्लेन, वो ईस्ट वेस्ट प्लेन में है वर्टिकल, ऐसा. ओके, इस तरह रखा हुआ है ईस्ट वेस्ट प्लेन में वर्टिकल. ओके, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ, सपोज ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट ऐसा. कैन यू सी दिस? अब सबसे पहली बात, इस कॉइल का एरिया वेक्टर किस तरफ होगा महाराज? आपकी तरफ. एंड मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना है? ऐसा, नॉर्थ ईस्ट. तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड विच इज नॉर्थ ईस्ट
and area vector which is along north 45. Do you understand? Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 45 डिग्री पे, एंड एरिया वेक्टर कैसा है, नॉर्थ, सो दोनों के बीच में एंगल कितना है 45. सो दैट विल बी माय स्टार्टिंग पॉइंट. द एंगल between B bar and A bar is theta is equal to 45 degree. Now, do you know the, so initial flux, phi 1, do you agree phi is BA cos theta? So it will be B1 A cos 45. So B1 A cos 45 is the initial flux. Final flux phi 2, याद रखें ना A चेंज हो रहा है ना cos 45, B चेंज हो रहा है, पहले 0.1 टेस्ला था अब 0 है, तो B2 A cos 45 मैं वैल्यूज एंड में लगा दूंगा. नाउ एवरेज इंड्यूस्ड EMF according to Faraday's law, epsilon is minus delta phi by delta t. अब delta phi is what? Phi 2 minus phi 1, no doubt. And phi 2 और phi 1 में से a cos 45 कॉमन है, तो माइनस a cos 45 ले लिया, अंदर B2 माइनस B1. Phi 2 is B2 A cos 45, phi 1 is B1 A cos 45, दोनों में से A cos 45 को कॉमन लेके बाहर निकाल दिया, अंदर B2 minus B1, and upon delta T. Hey, what is the area? Isn't it L square? Okay, and cos 45, I'm sure you know 0.707. We'll take it 0.7. B2 minus B1 over delta T. अच्छा, length is 10 cm. That's 0.1 meter. 0.1 का square 0.01. मतलब minus 10 raised to minus 2. How much is B2? B2 0. How much is B1? 0.1. Over how much is delta T buddy? 0.7. Wow. 0.7 goes away in the first instance. 0 minus 0.1 is minus 0.1. Minus भी मर गया. निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी. बहुत बार ऐसा होता है. निकालने की जरूरत नहीं पड़ती. 0.1 is 10 raised to minus 1 into 10 raised to minus 2. How much is that buddy? No problem. And 10 raised to minus 3 volt को क्या मैं 1 millivolt कह सकता हूं? चेक कीजिए आंसर. बराबर है सर. Yes, sir. And induced current, ये तो EMF आया. Induced current I simply epsilon by R. Epsilon कितना है 10 raised to minus 3 and R कितना है 0.5. 1 by 0.5, isn't it 2 into 10 raised to minus 3 ampere? And 10 raised to minus 3 मतलब मिली, तो मेरे को तो मिली 2 मिली एम्पियर. चेक कीजिए हुजूर. बराबर है सर. इलस्ट्रेशन 3 को ले रहे हैं इसी वक्त. सेम इसके जैसा ही करीबन कुछ ना कुछ. लेट अस सी क्या है, वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा क्या करने का. इलस्ट्रेशन नंबर 6.3 क्या कह रहा है हमसे. अच्छा, क्या कह रहा है. सर्कुलर कॉइल, कभी स्क्वायर होता है कभी सर्कल होता है, एंड रेडियस 10 सेंटी, 0.1 मीटर, 500 टन. अच्छा, टन आया इस बार. एंड रेजिस्टेंस 2 ohm is placed with its plane perpendicular to the horizontal component of the Earth's magnetic field. Wow. It is rotated about its vertical diameter through 180 degree. Rotated through 180 degree in कितने सेकंड बोलता है 0.25 सेकंड. ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात, estimate the magnitude of EMF and current induced in the coil. Horizontal component H कितना है 3 into 10 raised to minus 5. वाह. सबसे पहला
ओम रह गया था माइंड में। ओके भाई, सबसे पहली बात सर कहना क्या चाह रहा है। अच्छा, सबसे पहला डेटा ये है कि देयर इज अ कॉइल। सर्कल पकड़ना, इसको स्क्वायर मत पकड़ना, रेक्टेंगुलर मत पकड़ना, सर्कल पकड़ना। इट इज प्लेस्ड इन सच ए वे दैट इट्स प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो मैं सिर्फ दिखाऊं आपको, सपोज ये कॉइल है ऐसा और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। कॉइल इज प्लेस्ड विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अच्छा, सबसे पहली बात, इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा? ऐसा है ना। इस कॉइल का एरिया वेक्टर कैसा होगा? ऐसा। एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसा है? ऐसा। ओ माय गॉड, तो दोनों के बीच में एंगल क्या है? 0 डिग्री। तो इनिशियल एंगल कितना है? 0। और फिर उसको रोटेट किया जा रहा है, ऐसा है ना, ऐसा। अब एरिया वेक्टर कैसा है? ऐसा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसा है? ऐसा। अब दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180। सो तो पहला एंगल शुरू करते हैं। इनिशियल एंगल, इस बार एंगल चेंज हुआ है। लास्ट न्यूमेरिकल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ था। इनिशियल एंगल बिटवीन बी बार एंड ए बार इज 0 डिग्री एंड फाइनल एंगल इज 180 डिग्री। तो इनिशियल फ्लक्स phi1, इसमें ना बी चेंज हो रहा है ना ए, cos θ1 which is BA cos 0. By how much is BA cos 0? BA cos 0 is 1. And final flux phi2 is BA cos θ2. By θ2 कितना है जी? 180. And cos 180 is minus 1. So this is going to be minus BA. And now by Faraday's law, एप्सिलॉन इज माइनस, तुम बोलेगा सर डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, पर इंटर्न्स भी तो है हुजूर, भूलना नहीं। फाई 2 माइनस फाई 1 बाय डेल्टा टी। भाई हाउ मच इज फाई 2 माइनस बी ए? हाउ मच इज फाई 1 बी ए? भाई माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस 2 बी ए एंड माइनस 2 बी ए इंटू माइनस एन, माइनस माइनस हट गया तो 2 बी एन बाय डेल्टा टी। चल बेटा, भाई मैग्नेटिक फील्ड कितना है? एच ई, वही 3 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। सब कुछ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में हो रहा है। रेडियस पाई आर स्क्वायर। ओह शिट, आई हेट पाई आर स्क्वायर। तो फिर अभी सब्स्टिट्यूट करने का कोई मतलब नहीं है। तो 2 बी पाई आर स्क्वायर एन बाय डेल्टा टी। अब लगाते हैं बी 3 इंटू 10⁻⁵। ये आंसर पाई में चाहिए या मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आंसर पाई में चाहिए? नहीं, पाई में नहीं चाहिए। अच्छा, वैल्यू है, हाँ 3.14 एंड रेडियस कितना है? 0.1, दैट्स 10⁻⁻1 का स्क्वायर 10⁻⁻2, नंबर ऑफ टर्न्स 500 अपॉन delta t. How much is delta t? 0.25. Hey, you know you can write 0.25 as 1/4. इस तरह 4 ऊपर चढ़ जाएगा तो 4 5s are 20. 20 into 6 120. 120 into 3.14 देखो तो कितना आ रहा है? 370 380 376 376 into minus 2 plus 2 तो उड़ गया into 10⁻⁻5. Isn't this 3.76 into 10⁻³ volt? या 3.76 millivolt? What's it? 3.8 Oh, buddy, you nearly killed me. And current, last time जैसा ही, epsilon by r, r कितना है? 2, तो 3.8 by 2 1.9 मिली एम्प। yes sir
या कुछ और? Yes, sir. मैं लास्ट चीज करने जा रहा हूं, न्यूमेरिकल 6.3. प्लीज ओपन अप न्यूमेरिकल 6.3. दैट विल बी द लास्ट थिंग फॉर द डे. Numerical 6.3. And to be truthful, I have forgotten the page number. Well, I was not supposed. Those so these. All right. Okay. And what does it say? A long solenoid. Long solenoid of what? Centi. 15 turns per centi. भाई एक बात सबसे इंपॉर्टेंट, ये 15 टर्न्स पर सेंटी है, हमको हमेशा टर्न्स पर मीटर चाहिए होता है. सेंटी मीन्स 10 raised to minus 2 मीटर. So 15 turns upon 10 raised to minus 2 मीटर. ये -2 चढ़ जाएगा तो 1500 टर्न्स पर मीटर. आप इस तरह भी देख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर में 15 टर्न है तो 100 सेंटीमीटर में कितना? 1500 टर्न पर मीटर. ओके. एज अ स्मॉल लूप का एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, that would be 2 into 10 raised to minus 4 meter square, placed inside the solenoid normal to its axis. If the current carried by the solenoid steadily changes, I1 from 2 ampere to I2 is 4 ampere in delta t. कितना? 0.1 second. What is the induced EMF while the current is changing? Oh, हाँ, okay. सबसे पहला, अब इसमें they have placed it perpendicular to its axis like this, and as a result loop, you know solenoid है ये मस्त, और उसमें ये loop लगाया है, और ये loop, अच्छा solenoid में magnetic field का डायरेक्शन क्या है, और इसका एरिया वेक्टर भी इस तरफ, दोनों में एंगल कितना है? 0. सो एंगल वो चेंज नहीं हो रहा, एंगल बिटवीन बी बार एंड ए बार इज 0 डिग्री. ओके. इनिशियल, भाई करंट चेंज हो रहा है सोलेनॉइड में, तो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड? आई होप यू स्टिल रिमेंबर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड. बी म्यू नॉट छोटा ni. All right. Now initial flux phi 1 is b1 a cos 0 degree. भाई b1 mu naught n I1, so mu naught n I1 into a, equation number 1. Final flux, anybody telling me final flux? Phi 2 b2a cos 0, and b2a is what? Where is b2? Mu naught chota n I2, mu naught chota n I2a cos 0 is again 1. Now by Faraday's law मैं सब कुछ एंड में ही करूंगा, मैं अंदर डाल के ही रिवर्ट मारूंगा. ये जो तुम्हारा लूप है उसमें कोई टर्न्स नहीं है ना? नहीं. एप्सिलॉन is minus delta phi by delta t, which is minus phi 2 minus phi 1 over delta t. How much is phi 2? Mu naught n I2a. How much is phi 1? Mu naught n I1a. Do you agree दोनों में mu naught छोटा n a कॉमन है? तो mu naught छोटा n a कॉमन, I2 minus I1, and we are rolling. सबकी वैल्यू डालना शुरू करना है महाराज. Mu naught 4 pi into 10 raised to minus 7. n कितना? 1500. That's 15 into 10 raised to 2. Area 2 into 10 raised to minus 4. And current 4 minus 2. I2 minus I1. 4 minus 2 over कितना टाइम ले रहा है? 0.1. Okay. 4 minus 2 is 2. 2 2s are 4. 4 into 15 60. 60 4s are 240. 240 into 3.14. 750 760. 753.6. Okay.
-7 + 2 -5, -5 - 4 -9, -9 + 1 -8. How much did this guy say? 753. So can I write this as -7.53 into 10⁻⁻6 volt, and neglecting negative sign, ये करना ही पड़ जाता है, तो एप्सिलॉन is 7.53 microvolt. What's it? Check it. All right. So lovely idea. आपको वर्कशीट में से और भी सम्स मैं दूंगा इसी आइडिया पे. सब में वही है, पहले इनिशियल फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स, फिर phi2 - phi1 ओवर डेल्टा टी करो. कुछ में एरिया चेंज हो जाता है, कभी कभी इतना एरिया होता है कॉइल का, उसको इतना कर देते हैं. एरिया चेंज होगा तो भी ये इक्वेशन के हिसाब से फ्लक्स तो चेंज होगा ही. तो कभी कभी एरिया चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते हुए देगा, एंगल चेंज होते हुए देगा एंड स्टफ. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी लर्न टुडे इज दैट whenever the magnetic flux linked with a coil changes, EMF and current will be induced. इसी बात के साथ विदा लूंगा. अगले लेक्चर में मिलेंगे, लेंस लॉ करेंगे और धमाधमी मचाएंगे. थैंक यू सो मच. टेक केयर.